में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल से पाठ 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अपने पाठ की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। भारत का भौतिक स्वरूप। पहला, भारत में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत में अलग अलग तरह की भौतिक आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। कहीं पहाड़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, कहीं मैदान मिलेगा, कहीं मरुस्थल मिलेगा, जैसे कि थार का मरुस्थल, कहीं पठार, कहीं द्वीप समूह देखने को हमें मिलते हैं। अब इतने तरह की भू आकृतियां हमारे देश में पाई जाती हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल भी आएंगे, जैसे कि इन भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, यानी ये भू आकृतियां कैसे बनी होंगी। दूसरा सवाल क्या आ सकता है, जो ये अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां भारत में देखने को मिलती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, यानी इन भू आकृतियों का हमारे लिए क्या महत्व है। कुल मिलाकर पाठ 2 में हम ये पढ़ेंगे कि भारत में जो अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, उन भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, यानी वो कैसे बनी। दूसरा, इन भू आकृतियों की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, मतलब हमारे देश में अलग अलग तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की शैलें पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, यानी बहुत मजबूत होती हैं। ताजमहल को बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। तो सोचो ताजमहल कब बनाया गया था, और आज भी उतना ही मजबूत है और सुंदरता भी बरकरार है। कुछ शैलें सीलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं। सीलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता है टेल्कम पाउडर बनाने में। तो कहा जा सकता है कि भारत में अलग अलग प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ मजबूत होती हैं, जैसे कि संगमरमर, और कुछ होती हैं मुलायम, जैसे कि सीलखड़ी। तीसरा, भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हमें देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो भू आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, ये एक ही दिन में या कुछ दिनों में बनके तैयार हो गई। इन भू आकृतियों को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। यानी भारत में जो अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हम देखते हैं, उन भू आकृतियों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। चौथा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब ये क्या है, समझते हैं इसे भी। कुछ भूगर्भ शास्त्रियों ने, साइंटिस्टों ने सिद्धांतों की सहायता से ये पता लगाने की कोशिश की, ये जो भू आकृतियां हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, यानी पहाड़ कैसे बने, मैदान कैसे बने, मरुस्थल कैसे बने। ये सब उन्होंने सिद्धांतों की सहायता से खोजने की कोशिश की। उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी प्रॉपर्टी है, ऊपरी परत है, उस प्रॉपर्टी पर प्लेटें हैं। 7 बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। अब ये जो प्लेटें हैं पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी पर, ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, यानी वे हिलती डुलती रहती हैं, लेकिन इतनी धीमी गति से कि हमें पता नहीं चल पाता। इन प्लेटों के हिलने डुलने के कारण ही भू आकृतियों का निर्माण होता है, यानी प्लेटों में गति के कारण ही पहाड़ बनते हैं और अन्य भू आकृतियां बनती हैं। पांचवा, प्लेटों की गतियां। प्लेटें गति करती हैं, यानी हिलती डुलती रहती हैं। इस पॉइंट में हम ये समझेंगे कि प्लेटों में गति किस तरह से होती है। पहला, अभिसारित परिसीमा। इस गति में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। एक प्लेट ऐसे आई, एक प्लेट ऐसे आई। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या हो सकता है, प्लेटें आपस में टकराएंगी। टकराने से क्या होगा, या तो वे टूट जाएंगी या फिर एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है 2 प्लेटें आपस में टकराएं और ऐसे मुड़ जाएं। इससे क्या होगा, पहाड़ बनेंगे। दूसरा, अपसारी परिसीमा। इस गति में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी विपरीत दिशा में गति करती हैं। ये प्लेट इधर जा रही है और दूसरी विपरीत दिशा में गति कर रही है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो क्या होता है, लावा बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि लावा को बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाएगी। और क्या होता है, प्लेटों की अपसारी गति से रिफ्ट घाटियां बनती
जाती हैं। तीसरा, रूपांतर परिसीमा। इस गति में क्या होता है, प्लेटें क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। प्लेटों की इस गति से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। छठा, हिमालय और उत्तरी मैदान का निर्माण। भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था, यानी भारत का ये वाला भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। संवहनीय धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को कई टुकड़ों में बांट दिया। भू प्रॉपर्टी के कई टुकड़ों में बंटने से क्या हुआ, ये भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की तरफ बहने लगी। उत्तर दिशा की तरफ बहते बहते भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से क्या हुआ वो समझते हैं। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और बीच में क्या है, 33 भू अभिनति के अवसाद हैं। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो 33 भू अभिनति के अवसाद मुड़कर बाहर आ गए, यानी पर्वतों का रूप ले लिया। कहने का मतलब ये है कि जो अवसादी चट्टानें थी वो मुड़कर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाएं बनी। इस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। अब उत्तरी मैदान कैसे बना वो समझते हैं। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, टैथिस हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे नीचे धसे। ये जो उत्तरी किनारे थे प्रायद्वीपीय पठार के, वो नीचे धसने लगे। इससे क्या हुआ, एक द्रोणी बनी, एक द्रोणी का निर्माण हुआ। अब उत्तर के पहाड़ों से नदियां अवसाद लाकर इस द्रोणी में छोड़ देती थी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी अपने साथ अवसाद लाती और इस द्रोणी में छोड़ देती थी। धीरे धीरे ये द्रोणी अवसादों से भर गई और एक समतल मैदान तैयार हो गया। इसी मैदान को कहते हैं भारत के उत्तरी मैदान। इस तरह से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत में भौगोलिक आकृतियों को कई भागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे अगले पेज से। हिमालय पर्वत श्रृंखला। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो हमारे देश में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैली हुई है। मैप के जरिए समझते हैं। ये जो ब्राउन कलर का चित्र आप देख रहे हो, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ फैली हुई है। ये पिंक कलर से जो दिखाया गया है ये है सिंधु नदी, और यहाँ पर जो पिंक कलर से दिखाया गया है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। दूसरा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यानी ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है वो भी हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। तीसरा, हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। यानी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक विस्तार देखें, फैलाव देखें तो कितना है, 2400 किलोमीटर। और क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की तरफ एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। वो कैसे, मैप पर देखते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल की तरफ जाते हैं तो एक शेप बनती है, कैसी, आधे वृत्त के जैसी। ये देखो, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की तरफ आधे वृत्त के जैसी फैली हुई दिखाई देगी। चौथा, इसकी कश्मीर में चौड़ाई 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाएं तो अरुणाचल में चौड़ाई है 150 किलोमीटर। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई ज्यादा है और पूर्व की तरफ जाने पर चौड़ाई कम हो जाती है। पांचवा, पश्चिम भाग
की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ फैली हुई है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग में जो चोटियां पाई जाती हैं, उन चोटियों की ऊंचाई में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हिमालय के पूर्वी भाग में जो चोटियां पाई जाती हैं, कुछ बहुत ऊंची हैं और कुछ की ऊंचाई कम है। यानी पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता हमें देखने को मिलेगी। अगले पेज पर चलते हैं। हिमालय का विभाजन। हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी विभाजन किया गया है। पहले हम उत्तर से दक्षिण विभाजन को समझेंगे, उसके बाद पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन को। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। पहला महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय, तीसरा शिवालिक। अब एक एक करके तीनों विभाजनों को समझते हैं। पहले आता है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। मैप पर देख लेते हैं। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है, इसे कहते हैं महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। पहला, ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यानी आंतरिक हिमालय श्रृंखला लगातार है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र आ गया और फिर मैदान आ गया। इस श्रृंखला में हमें लगातार पहाड़ देखने को मिलेंगे। दूसरा, महान हिमालय में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं, यानी कि इस श्रृंखला में जो पहाड़ मिलते हैं उनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये औसत ऊंचाई है, यानी कुछ पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, कुछ की ऊंचाई कम है। और सबसे ऊंचे शिखर यानी सबसे ऊंची चोटियां भी इसी श्रृंखला में मिलती हैं। इसका उदाहरण है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के अलावा इस श्रृंखला में और भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनको देखते हैं अगले पेज पर। महान हिमालय श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट के अलावा और भी ऊंचे ऊंचे शिखर हैं और भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। कंचनजुंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू पर्वत की ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। तो महान हिमालय श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट के अलावा और भी ऊंची ऊंची चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा, हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, यानी महान हिमालय श्रृंखला के क्रोड की बात करें तो किससे बना है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। चौथा, यह पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इस पर्वत श्रृंखला में जो पहाड़ पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होने के कारण ये पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। अगले पेज पर चलते हैं। हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के बाद आता है हिमाचल या निम्न हिमालय। पहला, हिमाचल या निम्न हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमाचल हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मैप पर देख लेते हैं। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है, ये है हिमाचल या निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में आती है हिमाद्री पर्वत श्रृंखला। दूसरा, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, यानी कि हिमाचल हिमालय में जो चोटियां पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है और औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। तीसरा, पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में कई अन्य श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं, ऐसे ही हिमाचल हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल। चौथा, इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। हिमाचल पर्वत श्रृंखला में कश्मीर की घाटी आती है और कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी इसी श्रृंखला में मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। अगले पेज पर चलते हैं।
शिवालिक। हिमाचल हिमालय के बाद आती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। पहला, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यानी कि हिमाचल हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला आती है उसे कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। मैप पर देख लेते हैं। ये जो मैंने येलो कलर से आपको दिखाया है ये है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला। दूसरा, इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है, यानी कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में जो चोटियां पाई जाती हैं, जो शिखर पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच में है। तीसरा, शिवालिक पर्वत श्रृंखला नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है, यानी कि उत्तर में हिमाद्री पर्वत श्रृंखला आती है, हिमाद्री के दक्षिण में आती है हिमाचल पर्वत श्रृंखला। हिमाद्री और हिमाचल हिमालय पर्वत श्रृंखला से जो नदियां बहकर आती हैं वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में अवसादों को छोड़ देती हैं, यानी नदियां अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती हैं वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में छोड़ देती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी है। चौथा, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। ये हिमालय नहीं हिमाचल है। निम्न हिमाचल मतलब हिमाचल हिमालय का दक्षिणतम हिस्सा। तो निम्न हिमाचल और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच घाटी है, इस घाटी को दून कहते हैं। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। ये हमने पढ़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन। अगले पेज पर समझते हैं हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम से पूर्व विभाजन। हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय। सतलुज और सिंधु नदी के बीच हिमालय का जो भाग आता है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। ये सिंधु नदी हो गई, ये सतलुज नदी है। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में हिमालय का जो भाग आता है उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा, कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। किन नदियों के बीच के भाग को कहते हैं कुमाऊं हिमालय? यहाँ पर लिख देते हैं, सतलुज और काली नदी। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तीसरा, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय का जो भाग आता है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। किन नदियों के बीच में आता है नेपाल हिमालय? लिख देते हैं यहाँ पर, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आता है नेपाल हिमालय। चौथा, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय का जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं असम हिमालय। किन नदियों के बीच आता है असम हिमालय का भाग? लिख देते हैं यहाँ पर, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच हिमालय का जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी एक महाखंड का निर्माण करती है जिसे कहते हैं दिहांग महाखंड। इस महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण दिशा की तरफ एक तीखा मोड़ बनाता है, यानी हिमालय दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ साथ फैल जाता है। ये भारत की पूर्वी सीमा है। इसी पूर्वी सीमा के साथ हिमालय श्रृंखला भी फैली हुई दिखाई देगी। भारत की पूर्वी सीमा के साथ जब हिमालय फैल जाता है तब इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर हिमालय को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मिलती हैं वो उत्तर पूर्व के राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये पहाड़ियाँ बलुआ पत्थर और अवसादी शैलों से बनी हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ घने जंगलों से ढकी हुई हैं, यानी यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। भारत की भौतिक आकृतियों में से हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अगले पेज से उत्तरी मैदान को समझते हैं। उत्तरी मैदान। पहला, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों और उनकी सहायक नदियों से बना है, यानी कि 3 मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों से ये मैदान बना है। कौन कौन सी है वे 3 नदियां? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दूसरा, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालय बना और
हिमालय के दक्षिण में एक बेसिन यानी द्रोणी बनी। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ निक्षेप लाती यानी मिट्टी और कंकड़ पत्थर लाती और इस द्रोणी में छोड़ देती थी। धीरे धीरे इस द्रोणी ने समतल मैदान का रूप ले लिया। जो ये समतल मैदान तैयार हुआ इसी को कहते हैं उत्तरी मैदान। तीसरा, उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, यानी 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तरी मैदान फैला हुआ है। ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर के बीच में है। चौथा, यह क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी रहती है। कारण क्या है उत्तरी मैदान में इतनी सघन जनसंख्या होने का? एक तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, दूसरा पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अनुकूल जलवायु है। इससे क्या होता है, उत्तरी मैदान में खेती अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी मैदान का विभाजन। उत्तरी मैदान को पश्चिम से पूर्व की ओर 3 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक एक करके इनको अगले पेज पर समझते हैं। उत्तरी मैदान को पश्चिम से पूर्व की तरफ 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है पंजाब का मैदान। पहला, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज बहती हैं, उसे कहते हैं पंजाब का मैदान। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां पंजाब के मैदान को उपजाऊ बनाती हैं, यानी इस क्षेत्र में कृषि काफी अच्छी होती है। और ये जो नदियां हैं जो कि पंजाब के मैदान को उपजाऊ बनाती हैं, ये सभी नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। दूसरा, पंजाब के मैदान में दोआबों की संख्या ज्यादा है। ये जो पंजाब का मैदान है, यहाँ पर दोआबों की संख्या हमें ज्यादा मिलेगी। अब दोआब का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। उदाहरण के लिए सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो क्षेत्र होगा उसे दोआब कहा जाएगा। तो ये जो पंजाब का मैदान है, यहाँ पर कई सारी नदियां बहती हैं, तो इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। पंजाब के मैदान के बाद आता है गंगा का मैदान। पहला, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यानी गंगा के मैदान के विस्तार की बात करें तो किन नदियों के बीच फैला हुआ है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। और क्या है? उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदान का विस्तार है। किन किन राज्यों में फैला हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो राज्य यहाँ पर लिखे गए हैं, इन राज्यों में गंगा के मैदान का विस्तार है। इन राज्यों में गंगा का मैदान फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहला, ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र के मैदान के विस्तार को देखें तो विशेष रूप से असम राज्य में है। अगले पेज पर चलते हैं। आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भाबर, तराई, भांगर, खादर। सबसे पहले भाबर को समझते हैं। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रृंखला को उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 भागों में बांटा गया है। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, हिमाचल या निम्न हिमालय, तीसरा शिवालिक। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं और शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोड़ देती हैं। 8 से 16 किलोमीटर की ये जो चौड़ी पट्टी का निर्माण होता है, इसे कहते हैं भाबर। नदियां जब इस भाबर पट्टी में आती हैं तो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, यानी गायब हो जाती हैं और भाबर पट्टी के दक्षिण में ये नदियां फिर से दिखाई देने लग जाती हैं। भाबर के बाद आता है तराई। भाबर पट्टी के दक्षिण में सभी सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। भाबर पट्टी में क्या होता है? नदियां विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। फिर भाबर पट्टी के दक्षिण में जितनी भी सरिताएं हैं, जितनी भी नदियां हैं जो भाबर पट्टी में विलुप्त हो गई थी, वो दोबारा निकल आती हैं। ये नदियां निकलने के बाद क्या करती हैं? नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण
निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। ये जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर वन्य प्राणियों की संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि इस क्षेत्र में घना जंगल हमें देखने को मिलेगा। घना जंगल होने के कारण यहाँ पर वन्य प्राणियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तराई के बाद आता है भांगर। भांगर उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है, जो पुराने जलोढ़ से बना है। भांगर उत्तरी मैदान के सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पुराने जलोढ़ से बना है। भांगर क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है, उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, यानी इस क्षेत्र की मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर बना है। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों में जो युवा निक्षेप मिलेंगे, यानी जो नए निक्षेप मिलेंगे, उसको खादर कहते हैं। ये जो खादर है, इसका हर वर्ष पुनर्निर्माण होता है। हर वर्ष पुनर्निर्माण के कारण ये उपजाऊ है। अगले पेज पर चलते हैं। हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया है, उत्तरी मैदान के बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यानी प्रायद्वीपीय पठार जो क्षेत्र है, वो मेज की आकृति जैसा है। मेज कैसी होती है? अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई होती है और ऊपर की सतह समतल होती है। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भी मेज के जैसा है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? वो जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो भारत का कौन सा भाग ऐसा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा है? मैप पर देखते हैं, ये वाला भाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो कैसे? पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब पठार का मतलब समझते हैं। पठार क्या होता है? जमीन का वो हिस्सा जो अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठा हुआ हो और ऊपर की तरफ से समतल हो। जैसे मेज अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई होती है, उसी तरह से पठार होता है। ये आसपास की जमीन है और ये पठार है, जो आसपास की जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। और ये प्रायद्वीपीय पठार बना किनसे है? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से ये बना हुआ है। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार में जो घाटियां पाई जाती हैं, वो कैसी हैं? चौड़ी हैं, यानी इन घाटियों की चौड़ाई ज्यादा है, और छिछली है, मतलब कम गहराई वाली है। कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में जो घाटियां पाई जाती हैं, उनकी चौड़ाई तो ज्यादा है लेकिन गहराई कम है। और यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, वो गोलाकार होती हैं, यानी गोल पहाड़ियां पाई जाती हैं। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। यानी प्रायद्वीपीय पठार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। पहले मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दक्कन के पठार को समझेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। मध्य उच्च भूमि। पिछले पेज में हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यहाँ पर हम मध्य उच्च भूमि के बारे में समझेंगे। तो एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यानी नर्मदा नदी के उत्तर में जो पठारी क्षेत्र आता है, उसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। ये जो येलो कलर से दिखाया है, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो ये शेडेड पार्ट देख रहे हो ना, ये है मध्य उच्च भूमि पठारी क्षेत्र। ये मालवा का पठार है, तो मालवा का पठार भी मध्य उच्च भूमि क्षेत्र का भाग है। दूसरा, मध्य उच्च भूमि दक्षिण में विंध्य श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यानी मध्य उच्च भूमि पठारी क्षेत्र का दक्षिण और उत्तर पश्चिम में विस्तार देखें तो दक्षिण में विंध्य श्रृंखला तक फैला हुआ है। ये जो पिंक कलर से दिखाया है ना, ये विंध्य श्रृंखला है। तो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि विंध्य श्रृंखला तक और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है। तीसरा, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां इसके ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, इन नदियों का बहाव दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। यानी इस क्षेत्र में नदियां दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर
उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। इन नदियों के बहाव से ही हम इस क्षेत्र के ढाल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर। चौथा, मध्य उच्चभूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी मध्य उच्चभूमि जो ये क्षेत्र है इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। पांचवा, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे पठार हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, और छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्चभूमि क्षेत्र का ही भाग है, यानी छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्चभूमि क्षेत्र का ही विस्तार है। अगले पेज पर चलते हैं। दक्षिण का पठार। पहला, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिण का पठार त्रिभुज की आकृति जैसा है। जैसा त्रिभुज होता है वैसा ही हमें दक्षिण का पठार दिखाई देता है। और क्या है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में ये जो शेडेड पार्ट देख रहे हो ये है दक्कन का पठार। जो ये दक्कन का पठार है ये कैसा है? त्रिभुज की आकृति जैसा। जैसा त्रिभुज होता है वैसे ही दक्कन के पठार की आकृति है। दूसरा, उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला उत्तरी सीमा बनाती है। महादेव, कैमूर पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। यानी हम दक्कन के पठार के विस्तार को देखें तो उत्तर दिशा में सतपुड़ा की श्रृंखला तक फैला हुआ है और पूर्व में विस्तार देखें तो कहाँ तक फैला हुआ है? महादेव, कैमूर पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला तक। मैप पर देख लेते हैं। ये जो पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया ये है सतपुड़ा की श्रृंखला, जहां तक दक्कन के पठार का उत्तर में विस्तार है, यानी उत्तर की तरफ सतपुड़ा श्रृंखला तक दक्कन का पठार फैला हुआ है। ये जो डार्क कलर से मैंने आपको दिखाया ये है महादेव पहाड़ियां और ये है मैकाल पहाड़ियां, जो कि दक्कन के पठार के पूर्वी विस्तार को दर्शाती हैं, यानी यहाँ तक दक्कन का पठार पूर्व की तरफ फैला हुआ है। तीसरा, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दक्कन का पठार है इसकी पश्चिम में ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व की तरफ जाने पर इसका ढाल कम हो जाता है। इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं और ये नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती हैं। इन नदियों के बहाव से पता चलता है कि दक्कन के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर कम होता जाता है, यानी पश्चिम में ऊंचाई ज्यादा है और पूर्व की तरफ ऊंचाई कम है। चौथा, दक्कन के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार का विस्तार उत्तर पूर्व के राज्यों में भी है, यानी उत्तर पूर्व के राज्यों में दक्कन के पठार को अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? जैसे कि मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी, जो कि दक्कन के पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है, यानी दक्कन का पठार उत्तर पूर्व के राज्यों में भी फैला हुआ है। अगले पेज पर चलते हैं। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। दक्कन के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। मैप पर समझते हैं। ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के पश्चिम की तरफ ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया है ये है पश्चिमी घाट और पूर्व की तरफ ये जो येलो कलर से दिखाया है ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है ये पहाड़ियों की श्रृंखला है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। ऐसे ही पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट भी पहाड़ियों की श्रृंखला है। अब एक एक करके पॉइंट्स के जरिए डिटेल में समझ लेते हैं। पहला, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है और ये सतत है, यानी पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के साथ साथ फैला हुआ है। ये जो डार्क लाइन है ये पश्चिमी घाट है, जो पिंक कलर से मैंने आपको दिखाया है ये है पश्चिमी तट। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के साथ साथ फैला हुआ है। और क्या है? पश्चिमी घाट सतत है, यानी लगातार है। ये जो पहाड़ियां हैं जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं, इनमें गैप नहीं है, जैसा कि पूर्वी घाट में है। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है ये है पूर्वी घाट।
पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है। कैसे? यहाँ पर पहाड़ियों की श्रृंखला है, फिर गैप आ गया, फिर पहाड़ियों की श्रृंखला है, फिर गैप आ गया, फिर पहाड़ियों की श्रृंखला है। यानी पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनमें गैप देखने को मिलेगा। कारण क्या है? यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। जैसे कि गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, ये नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। इन नदियों ने पूर्वी घाट को धीरे धीरे काट दिया है, इसलिए पूर्वी घाट सतत नहीं है। यानी पूर्वी घाट की पहाड़ियां लगातार नहीं फैली हुई। दूसरा, पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यानी पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। वो कैसे? जब हवाएं ऐसे आती हैं तो पर्वतों से टकराकर खूब बारिश करती हैं, इसलिए यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। तीसरा, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया है ये है पश्चिमी घाट, जो कि उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ों की श्रृंखला है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में कम है और दक्षिण की तरफ जाने पर पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है। यानी पश्चिमी घाट में उत्तर की तरफ पहाड़ों की ऊंचाई कम है और दक्षिण की तरफ हमें ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। चौथा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, वहीं पूर्वी घाट की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यानी कुछ पहाड़ 600 मीटर से ऊंचे हैं, कुछ की ऊंचाई 600 मीटर से कम है। वहीं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर से 1600 मीटर के बीच है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है यहाँ पर लिख देते हैं, 900 से 1600 मीटर के बीच। पांचवा, पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और ये सतत नहीं है। यदि हम पूर्वी घाट के विस्तार को देखें तो कहां से कहां तक फैला हुआ है? महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। ये जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया है ये है महानदी। तो पूर्वी घाट महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और क्या है? ये सतत नहीं है, कारण आपको बता दिया गया है। वहीं पश्चिमी घाट के विस्तार को देखें तो तापी नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मैप पर देख लेते हैं। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया ये है तापी नदी। तो पश्चिमी घाट तापी नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ तक फैला हुआ है। छठा, दक्कन के पठार में काली मृदा पाई जाती है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। दक्कन का जो पठार है वहाँ पर आग्नेय शैलें पाई जाती हैं। इन शैलों का जैसे जैसे अपरदन हुआ है उस अपरदन से ही काली मिट्टी का दक्कन के पठार में निर्माण हुआ है। यानी आग्नेय शैलों के अपरदन से ही यहाँ पर काली मिट्टी बनी है। अगले पेज पर चलते हैं। भारतीय मरुस्थल। भारत में अलग अलग प्रकार की भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं। हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया है, उत्तरी मैदान के बारे में भी हम समझ चुके हैं, दक्कन के पठार के बारे में भी हम समझ चुके हैं। इस पेज में हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। तो एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यानी जो भारतीय मरुस्थल है, भारत में जो मरुस्थल है वो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस मरुस्थल को कहते हैं थार का मरुस्थल। मैप पर देख लेते हैं। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाया ये है अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर जो ये हल्के रंग का क्षेत्र देख रहे हो ये है भारतीय मरुस्थल, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। ये जो थार का मरुस्थल है ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ है और तरंगित मैदान है। जैसे पानी की लहरें होती है ना, वैसे ये हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लहरों की तरह बिछी हुई दिखाई देती है। बालू के टिब्बे से क्या मतलब है वो समझते हैं। मरुस्थलीय भागों में जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती हैं। जब पवन का बहाव यानी हवा का बहाव रुक जाता है तो रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी का रूप ले लेता है। ये जो छोटी पहाड़ी बनती है रेत की, इसी को कहते हैं बालू का टिब्बा।
तो थार के मरुस्थल में हमें बालू के टिब्बे देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है, मतलब वर्षा कम होती है, जिससे पेड़ पौधे भी बहुत कम यहाँ पर पाए जाते हैं। मरुस्थल में हमें कटीली झाड़ियां मिलेंगी जिनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं। जब रेगिस्तान में बारिश होती है, वर्षा होती है, तभी कुछ छोटी छोटी नदियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। और जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो नदियां बालू में विलीन हो जाती हैं, यानी बालू में गायब हो जाती हैं। तीसरा, यहाँ की नदियां समुद्र तक अपना जल नहीं ले जा पाती। मतलब क्या है इस पॉइंट का? इस क्षेत्र में जो नदियां पाई जाती हैं वो समुद्र तक अपना पानी नहीं पहुंचा पाती। क्यों? क्योंकि जब वर्षा होती है तभी यहाँ की नदियों को पानी मिल पाता है। और इस क्षेत्र में वर्षा कैसी होती है? बहुत कम मात्रा में। शुष्क जलवायु है तो नदियों का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, नदियां बालू में गायब हो जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है लूनी नदी। कौन सी नदी है यहाँ पर लिख देते हैं। लूनी नदी थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। चौथा, थार के मरुस्थल में बरकान पाए जाते हैं। ये बरकान का मतलब क्या होता है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला, यानी जब रेत गिरकर आधे चंद्रमा की आकृति का रूप ले लेता है उसे कहते हैं बरकान। जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ पर हवा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है, और जब हवा का बहाव रुक जाता है तो रेत गिरकर अर्धचंद्राकार बालू के टीले का रूप ले लेती है। ये जो आकृति बनती है मरुस्थलीय भागों में, इसे कहते हैं बरकान। तो थार के मरुस्थल में बरकान पाए जाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। भारतीय मरुस्थल के बाद अब समझेंगे तटीय मैदान के बारे में। पहला, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारे पर कम चौड़ाई वाली तटीय पट्टियां हैं, जिसे कहते हैं तटीय मैदान। मैप पर देख लेते हैं। ये जो डार्क लाइन मैप पर खींची गई है ये है पश्चिमी घाट, ये अरब सागर है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच ये हल्के रंग की पट्टी जो हमें दिखाई देगी ये है पश्चिमी तट। दूसरी तरफ पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच ये जो पट्टी है ये है पूर्वी तट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पश्चिमी घाट अलग है और पश्चिमी तट अलग है। पश्चिमी घाट पहाड़ियों की श्रृंखला है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है, और पश्चिमी तट तटीय मैदान है। वहीं पूर्वी घाट अलग है और पूर्वी तट अलग है। पश्चिमी तट के उत्तरी किनारे को, जिसमें मुंबई और गोवा आते हैं, उसे कहते हैं कोंकण। पश्चिमी तट का जो मध्य वाला भाग है उसे कहते हैं कन्नड़ का मैदान, और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं मालाबार तट। और पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर में उत्तरी सरकार, दक्षिण में कोरोमंडल तट कहा जाता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, यानी बंगाल की खाड़ी के साथ जो तटीय मैदान फैला हुआ है जिसे पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, उसकी चौड़ाई ज्यादा है और पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। और पूर्वी तटीय मैदान है कैसा? समतल है। तीसरा, बड़ी नदियां पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। कई ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्वी तट पर डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं और पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। नदी के मुहाने पर नदी अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती है, अवसादों के निक्षेपण से जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे कहते हैं डेल्टा। यानी नदी अपने मुहाने पर अवसादों को छोड़ देती है और कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। ये जो आकृति बनती है त्रिभुजाकार आकृति, इसी को कहते हैं डेल्टा। तो कई सारी ऐसी नदियां हैं जो पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगले पेज पर चलते हैं। द्वीप समूह। भारतीय भूभाग में द्वीप समूह भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास है। जो लक्षद्वीप समूह है वो केरल के मालाबार तट के पास है। ये केरल का मालाबार तट है। मालाबार तट के पास ये है लक्षद्वीप समूह और इसकी स्थिति कहाँ पर है? अरब सागर में। यानी लक्षद्वीप समूह केरल के मालाबार
निकोबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। दूसरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में है। ये देखो, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ द्वीपों का समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति है बंगाल की खाड़ी में। तीसरा, लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों से बना है। ये जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल होते हैं जिनको पॉलिप्स कहते हैं। उनसे मिलकर ये लक्षद्वीप समूह बना है। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, किसी एक अलग वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। चौथा, ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। मतलब क्या है इसका? यानी जो पहाड़ियां समुद्र में डूब गई हैं, उन पहाड़ियों के शिखर ही ये द्वीप समूह है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रृंखला दिहांग महाखंड के बाद एक तीखा मोड़ बनाते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां समुद्र में डूब गई हैं, वे पहाड़ियों के शिखर ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये समुद्र में डूबी हुई पहाड़ियों की चोटियां ही है। पांचवा, लक्षद्वीप समूह 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो लक्षद्वीप समूह है वो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छठा, अंडमान और निकोबार उत्तर से दक्षिण की तरफ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। यानी ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। बहुत छोटे छोटे द्वीप है जिनको मिलाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनता है और इसे दो भागों में बांटा जाता है। उत्तर वाले भाग को अंडमान कहते हैं, दक्षिण वाले भाग को निकोबार कहते हैं। मैप पर देखो, ये उत्तर वाला भाग अंडमान है और दक्षिण वाले भाग को निकोबार कहा जाता है। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। सातवां, पहले लक्षद्वीप को लकादीप, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी पहले लक्षद्वीप का नाम अलग था। पहले क्या कहा जाता था? लकादीप, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप। लेकिन 1973 में नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। आठवां, पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। लक्षद्वीप समूह में एक छोटा सा द्वीप है पिटली द्वीप, जहाँ पर मानव निवास नहीं करते। वहाँ पर पक्षियों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। नौवां, कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। कावारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। यानी लक्षद्वीप के सभी प्रशासनिक कार्य कावारती द्वीप से ही किए जाते हैं। 10वां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो विषुवत रेखा के पास में स्थित है। विषुवत रेखा के पास में स्थित होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु के कारण यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। भू आकृतियों का महत्व। अब तक हमने पढ़ा भारत में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पहाड़, मैदान, पठार, तटीय मैदान। उन भौगोलिक आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा? उन भौगोलिक आकृतियों की विशेषताओं के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इन भौगोलिक आकृतियों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। बहुत सारी नदियां हैं जो उत्तरी पर्वतों से हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु हमें जल उपलब्ध कराती हैं। वनों से हमें क्या मिलता है? लकड़ी, जानवरों के लिए चारा, जड़ी बूटियां, ऑक्सीजन और जंगल जीव जंतुओं के लिए आवास है। दूसरा, उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। हमने पढ़ा था उत्तरी मैदान कृषि के लिए काफी उपजाऊ क्षेत्र है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल, मक्का, बाजरा। तो इस
इस तरह से उत्तर के मैदान हमारे लिए अन्न के भंडार हैं। तीसरा, पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। पठारी क्षेत्रों से हमें खनिज मिलते हैं जैसे लोहा, कोयला, तांबा, जिसने देश में औद्योगिकरण में सहायता की है, यानी देश के विकास में काफी मदद की है। चौथा, तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। जो तटीय क्षेत्र है वो हमें मत्स्यन में सहायता करते हैं और पोत संबंधी जो क्रियाकलाप हैं उनमें हमारी मदद करते हैं। तो भारत में जो अलग अलग प्रकार की भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं वो भविष्य में भारत के विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं, यानी भविष्य में भारत के विकास में काफी सहायता करेंगी। इस टॉपिक के साथ पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पार्ट से संबंधित नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।